हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का 50% लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया था। 50% टॉपिक्स कवर कर लेते। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देखा कि जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, ठीक। प्लांट में डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, और प्लांट के ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर थे जो इंट्रिंसिक फैक्टर थे जो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे थे, और कुछ फैक्टर क्या थे दैट इज़ द एक्सटेंसिक फैक्टर थे जो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक। तो देखो, जब भी प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ना तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक टेबल बना लेना। उसमें क्या करना है, तुम्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम रखना है इधर, ठीक है। फिर उसका दूसरा जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम इस साइड में तुम्हें लिखना, ठीक। और तीसरा उसके डिस्कवरी, डिस्कवरी उसकी किसने की, उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ रखना है, साइंटिस्ट का नेम यहाँ लिखना है। और उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, वेयर टू डिस्कवर्ड, यानी क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बारे में एक कॉलम यहाँ पे बना लेना है। बस 4 कॉलम बना लो और इसमें तुम अपने पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का नाम लिख दो और सबका पढ़ जाओ। इतने से ही क्वेश्चन फंसेगा, इसमें से एकदम आराम से क्वेश्चन फंसा लोगे, ठीक। अब फंक्शन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, ओके। तो देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर बात करें तो बेसिकली ना ये प्लांट के हार्मोन है। सीधी सीधी लैंग्वेज में समझो, प्लांट के हार्मोन है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की अगर बात करें तो जैसे ह्यूमंस में हार्मोन स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वैसे ही प्लांट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक है। अब किसका केमिकल कंपोजिशन क्या है ये तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, पहला जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज द इंडोल कंपाउंड। पहला केमिकल कंपोजिशन क्या है, इंडोल कंपाउंड। इसमें एक होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA, और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये भी होता है। तो पहला जो तुम्हें मिला, पहला इस ये एक्चुअल में ऑक्सीजन है, तो इसका केमिकल नेम क्या ध्यान रखोगे कि ये इंडोल कंपाउंड है, इंडोल कंपाउंड है। और इसमें किसका नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, है ना, ये होता है। इसके अलावा 2,4-D भी होता है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा जो तुम्हारा है दैट इज द एडेनिन डेरिवेटिव। दूसरा क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव है, और वो एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटीन बोलते हैं या N6 फरफ्यूरोएमीन प्यूरिन। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि इसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्यूरिन है, कौन सा प्यूरिन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा प्यूरिन है, दैट इज द साइटोकाइन। तो साइटोकाइनिन क्या है, दैट इज द प्यूरिन या काइनेटीन है, ठीक है। ये नाम ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरेटिनाइड का डेरिवेटिव कौन होता है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में ध्यान रखना कि ये कैरेटिनाइड का डेरिवेटिव होता है, ओके। और दूसरा तुम्हारा नेक्स्ट जो है दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि ये क्या होता है, टर्पेंस होता है। ये क्या होता है, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, टर्पेंस होता है। केमिकल नेचर ध्यान रखना। एथाइलिन सबको पता है, ये हाइड्रोकार्बन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो सबका केमिकल नेचर तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हें सबका पता चल चुका है, क्या क्या ध्यान रखोगे। जिब्रेलिक एसिड का मतलब ये क्या है, टर्पेंस है, या बोल सकते हो दैट इज द एसिड है। अगर एथाइलिन की बात करें तो ये तुम्हारा गैस होता है ना, C2H सॉरी H4। और तुम्हारा क्या है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ABA। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, कैरेटिनाइड होता है। डायरेक्ट ध्यान रखना है, कैरेटिनाइड होता है। ये जो तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा नहीं गया है, हाँ ठीक है, पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं, अब तो पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, इनको जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसका दूसरा नाम रहता है दैट इज द प्लांट हार्मोन बोलते हैं, या इसको हम लोग फाइटो हार्मोन बोलते हैं। फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब है प्लांट, हार्मोन का मतलब हार्मोन, प्लांट हार्मोन, इसलिए इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। PGR को अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर बात करें तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो भी किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो PGR को हम डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप में, फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और इसमें देखो, एक क्या होता है, एक जो होता है वो ग्रोथ प्रमोटिंग होता है, ग्रोथ प्रमोटिंग होता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। और एक क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटरी होता है। तो क्या ग्रोथ इनहिबिटरी प्लांट के लिए नुकसान करता है, आंसर है नहीं, ग्रोथ इनहिबिटरी भी फायदेमंद ही है। क्यों फ़ायदेमंद है अभी बताऊंगा, यहाँ देखो।
तो देखो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी की बात करें तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी क्या होगी, सेल डिवीजन कराएगा, सेल एनलार्जमेंट करा सकता है, पैटर्न का फार्मेशन करा सकता है, ट्रॉपिकल ग्रोथ करा सकता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीड फार्मेशन ये सब करा सकता है। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन से आते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन से आते हैं, एक ऑक्जिन आता है, एक जिब्रेलिन आता है और तीसरा साइटोकाइन होता है। तीनों का नाम ध्यान रखना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में एक ऑक्जिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है और तीसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। ठीक, अब जो अगर पीजीआर की बात करें, पीजीआर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वाउंड के रिस्पॉन्स करने में, स्ट्रेस के कंडीशन में, बायोटिक स्ट्रेस आ गया, बायोटिक की वजह से अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उससे ये रिस्पॉन्स करने में मेन रोल जो प्ले करते हैं पीजीआर ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस के कंडीशन में जो मेनली जो रिस्पॉन्स करता है, देखो ये जो तुम्हारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ये स्ट्रेस में इनका रोल नहीं होता, ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ कराना मजे से कराते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस की कंडीशन आ गई ना तो उस समय प्लांट को संभालता जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है दैट इज द ग्रोथ इनहिबिटरी, ग्रोथ इनहिबिटरी। तो ग्रोथ इनहिबिटरी जो होता है इनका जो मेन रोल आता है, इनका जो मेन रोल आता है वो आता है डार्मेंसी में और एब्सिशन में। अब डार्मेंसी क्या होती है, एब्सिशन क्या होता है, आगे बताएंगे। डार्मेंसी एब्सिशन वैसे तुम दोनों जानते ही होगे, आई होप, अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं। अगर पीजीआर की बात करें जो एब्सिसिक एसिड में बिलोंग टू दिस ग्रुप है ना, एब्सिसिक एसिड जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है एब्सिशन कराने में और डार्मेंसी कराने में, इसलिए इसका नाम एब्सिसिक एसिड पड़ा है। लेकिन अगर एथाइलिन की बात करें, एथाइलिन की बात करें तो ये देखो ये इनहिबिटर भी होता है और प्रमोटर भी होता है। एथिलीन की कुछ एक्टिविटी क्या कराती है, ग्रोथ को प्रमोट कराती है और कुछ क्या कराती है, इनहिबिट कराती है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि एथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर ही है या ग्रोथ इनहिबिटर है तो ऑप्शन दोनों है। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल एक रहे, ऑप्शन में अगर केवल एक रहे तो तुम इसे ज़्यादा, एथाइलिन को ज़्यादा तुम इनहिबिटरी में रखोगे, ज़्यादा इनहिबिटरी में रखोगे, और एब्सिसिक एसिड तो प्योर इनहिबिटरी है। ठीक, अब इसकी जो प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज द ऑक्जिन के बारे में, दैट इज द ऑक्जिन के बारे में। ऑक्जिन के बारे में यहाँ पे तुमको क्या क्या मिलेगा ध्यान दो। इसके बारे में जो डिस्कवरी में मेन रोल है दैट इज द डार्विन और उनका सन है फ्रांसिस डार्विन। तो एक है साइंटिस्ट दैट इज द चार्ल्स डार्विन और उनका सन है सन फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने क्या किया था, कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल को देखा था, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। अब कैनरी ग्रास देखो ये ग्रास है, ये तुम्हारा ये ग्रास है और ये ग्रास का जो टिप होता है ना, इस टिप पे ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज द कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल। तो इन्होंने कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस को देखा था। उन्होंने ये देखा था कि जैसे हम इधर से लाइट भेजते हैं, क्या भेजते हैं, लाइट, तो ये जो तुम्हारा कोलेप्टाइल होता है ये लाइट की तरफ मुड़ जाता है। यानी इसमें क्या देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म। और ये वर्ड ना, ये वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट्स। ठीक, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तब पता चला कि जो कोलेप्टाइल की जो टिप थी, कैनरी ग्रास की जो कोलेप्टाइल की टिप थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ ट्रांसमिबल इन्फ्लुएंस पाया जाता है। मतलब ये एक साइट है जहाँ पे एक ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस पाया जाता है जिसके वजह से इंटायर कोलेप्टाइल बेंड हो जाता है, इंटायर कोलेप्टाइल बेंड होता है। तो यहाँ पे मतलब इनको ये पता चला कि ये जो टिप है ना इस पर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कोलेप्टाइल को बेंड करा रहे हैं। ठीक, और ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया जिसका नाम तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है दैट इज द एफडब्ल्यू वेंट। और एफडब्ल्यू वेंटले कहाँ से इसको आइसोलेट किया था, दैट इज द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यहाँ पे ध्यान दो, टिप ऑफ कोलेप्टाइल तो है लेकिन कैनरी ग्रास का नहीं है, कैनरी ग्रास का नहीं है, ये किसका है, ओट सीडलिंग का है। इंपॉर्टेंट बात। खैर चलो यहाँ आ जाओ। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया, अगली चीज़ मिल गई। डिस्कवरी वाले साइंटिस्ट कौन थे, किसने इसको किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने, एफडब्ल्यू वेंट ने इसको किया था। ठीक है, और इसके डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट में दो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन का। कहाँ से इन्होंने आइसोलेट किया था, तो टिप ऑफ कोलेप्टाइल, टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यहाँ पे तुम लिख लोगे ओट सीडलिंग। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में भी तुम ध्यान रखना कि जो कोलेप्टाइल है किसका, कोलेप्टाइल ऑफ
कैनरी ग्रासेस। कैनरी ग्रासेस का जो कोलेप्टाइल है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था तुम्हारे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, और वहाँ से मुझे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया था। मूवमेंट टुवर्ड्स स्लाइड्स, तो इतना ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा हार्मोन क्या है, दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो इसकी खोज की थी ई कुरोसावा ने। ई कुरोसावा ने इसकी खोज की थी। उन्होंने देखा था कि जो राइस की सीडलिंग है, राइस की जो सीडलिंग है उसमें एक डिजीज हो जाती है बकने, फुली सीडलिंग। मतलब राइस का जो पौधा होगा ना उसमें तुमको देख के लगेगा कि यार इसमें सीडलिंग हो रही है। सीडलिंग होने का मतलब देखो सुनो, ये सीड है, सीड में छोटा सा प्लांट जर्मिनेट करता है ना, उसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ना फुली सीडलिंग देखने को मिलती है, बकने वाली डिजीज देखने को मिल रही थी। तो ये बकने डिजीज जो है यानी फुली सीडलिंग की जो डिजीज है वो किससे होती है, एक फंजाई से होती है जिसका नाम था जिब्रेला फिजिकुराई, जिब्रेला फिजिकुराई। तो इन्होंने ई कुरोसावा ने क्या किया, ई कुरोसावा ने देखा कि इसमें जो सिम्टम आ रहे हैं राइस सेडलिंग में डिजीज़ की, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर रहे थे, स्टेराइल फिल्ट्रेट लेते थे फंगस का और उसके मदद से ट्रीट कर रहे थे। और बाद में एक्टिव सब्सटेंस के बारे में जब पता चला तो हमें पता चला कि ये एक्टिव सब्सटेंस जिब्रेलिक एसिड है। तो क्या ध्यान रखोगे, जिब्रेलिक एसिड की खोज की थी ई कुरोसावा ने 1926 में, जापान के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने किससे आइसोलेट किया था, फंजाई दैट इज द जिब्रेला फिजिकुराई, ठीक है। वो क्या काज कर रहा था, राइस सेडलिंग में एक डिजीज काज कर रहा था जिसको हम लोग बकने बोलते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट तुम्हारे साइंटिस्ट का नाम क्या ध्यान रखोगे, एफ स्कूक। एफ स्कूक, एफ स्कूक ने क्या देखा था कि जब तुम क्या कराते हो, टिश्यू कल्चर कराते हो, तो टिश्यू कल्चर में कैलस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, प्लांट की एक स्टेम, एक टहनी को काटा, थोड़े से पार्ट को काटा और कट करके यहाँ रख दिया, कट करके यहाँ रख दिया। अब इससे क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को एक स्टेम के इस छोटे से टुकड़े से हमने बहुत सारे प्लांट्स को डेवलपमेंट कराया। तो इसमें ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब प्लांट जो बन रहे होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इस अनडिफ्रेंशिएटेड मास को ही हम लोग कैलस बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कैलस क्या होता है, तो उसको बताना अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का मास होता है जिसको टिश्यू कल्चर में हम लोग यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में इसको बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो बनाया था वो टोबैको के स्टेम से कैलस बनाया था, ठीक। तो जब इससे ये कैलस का फॉर्मेशन कर रहे थे तो उनको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। या तो उसमें हमें वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ता था, या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ता था, या कोकोनट मिल्क या डीएनए डालना पड़ता था, ठीक है। ये किसने नोटिस किया, एफ स्कूक ने। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए मिलर एटल, और उन्होंने इसको बताया कि ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा है और इसका नाम दे रखा काइनेटिन। और ये जो काइनेटिन है इसी का बाद में नाम पड़ा साइटोकाइनिन। इसमें एक्टिविटी जो है साइटोकाइनिन की काइनेटिन के सेम रहती है, ठीक। तो क्या ध्यान रखोगे, मिलर अल ने साइटोकाइनेसिस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी सब्सटेंस का खोज किया जिसका नाम उन्होंने काइनेटिन रखा था। और एफ स्कूक ने क्या देखा था कि जब हम टिश्यू कल्चर कराते हैं, तो जब हम कैलस का फॉर्मेशन कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमें कुछ वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट या ईट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क डालना पड़ता था। ये क्यों डालना पड़ता था, क्योंकि इसके भीतर एक एक्टिव सब्सटेंस था दैट इज द साइटोकाइनिन। तो तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि टिश्यू कल्चर के लिए कौन से दो हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से दो हार्मोन चाहिए, तो एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा साइटोकाइनिन चाहिए। क्यों साइटोकाइनिन चाहिए, साइटोकाइनिन का क्या रोल है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें अच्छा सा मिल गया। अच्छा, उसके बाद तुम्हें किसका नाम ध्यान रखना है। देखो, 3 डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर की खोज की गई। एक इनहिबिटर की खोज की गई, 3 अलग अलग इनहिबिटर खोज की 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने। एक का नाम था इनहिबिटर बी, एक का नाम रखा गया एफसीसन 2 और एक का नाम रखा गया डार्मिन। लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों सेम ही केमिकल है और उसका नाम पड़ा एफसीसिक एसिड। तो एफसीसिक एसिड के 3 नाम होते हैं, तीनों नाम तुम्हें पता होना चाहिए। इनहिबिटर बी क्योंकि प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एफसीसन 2 क्योंकि एफसीसन कराता है, डॉर्मिन क्योंकि ये डॉर्मेंसी कराता है सीड में डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका नाम डॉर्मिन पड़ा। तो तीनों नाम ध्यान रखना। एच क्वेश्चन 1910 इन्होंने ये देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया ऑरेंज लिया, पका हुआ ऑरेंज लिया और उसके साथ में इन्होंने अनपका मतलब ऐसा केला रखा जो पका हुआ नहीं था। तो पके हुए ऑरेंज के साथ, पके हुए संतरे के साथ इन्होंने पका हुआ केला रख दिया और कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि अरे यार ये तो केला भी पक गया।
तो तो बाद में इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो ऑरेंज है इससे एक वोलाटाइल सब्सटेंस निकल रहा है, वोलाटाइल सब्सटेंस है जो गैसेस सब्सटेंस है, और यही गैसेस सब्सटेंस क्या कर रहा है, बनाने को पका दे रहा है, केले को पका दे रहा है, ठीक है। और बाद में उन्होंने इस वोलाटाइल सब्सटेंस को एज अ एथिलीन आइडेंटिफाई किया। तो एथिलीन की अगर एथिलीन के बारे में अगर बात करें तो एथिलीन एक गैसियस पीजीआर है, पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इसकी खोज एच क्वेश्चन ने की थी, और ये किस में खोजा गया था, पके हुए ऑरेंज और पके हुए बनाना के में खोजा गया था। चलो, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। तो ये हो गई हम लोगों ने किसकी बात कर ली, दैट इज़ द डिस्कवरी। अभी तक हमने क्या देखा, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और इनके अदर्स नेम क्या है और ये इनका केमिकल नेचर क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे इनका इफ़ेक्ट क्या होता है प्लांट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है। तो आ जाओ ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर तुमको ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंप्लीफाइड करना है तो देखो क्या करना ना, एक पेज लेना, उसके सेंटर में लिखना ऑक्सीजन, सेंटर में क्या लिखना, ऑक्सीजन, एकदम सिंप्लीफाई करना है। तो अब इधर क्या लिख देना, इधर एक तरफ लिखना कि इसके डिस्कवरर कौन थे, खोज किसने की। फिर एक तरफ लिखना इसका केमिकल नेचर क्या होता है, एक तरफ लिख देना इसको खोजा कहाँ से गया था, मेथड ऑफ डिस्कवरी और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक, ये चीज़ लिखना। फिर उसके बाद इसका तुम्हें देखना है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एक तरफ क्या लिखना है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। इसके फिर एक तरफ तुम्हें टाइप लिखना है कि ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अगर ऐसा तुम क्लासिफिकेशन अगर कर ले रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। खैर मैं देखो अभी तो एनसीईआरटी रिवीजन करा रहा हूँ, बाद में जब पढ़ाऊँगा तो तुम लोगों को एकदम सिंप्लीफाइड कर दूंगा। चलो आ जाओ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो ग्रीक टर्म है, और ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, टू ग्रो। ये फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, खास बात, पहली बार ऑक्सीजन को आइसोलेट जो किया गया था ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। और इसका जो केमिकल है दैट इज़ द इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। और जो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एक क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। एक नेचुरल होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। अब इनका जो मेन ग्रोथ कराते हैं, ये मेनली जो ग्रोथ कराते हैं तो एपाइसिस ऑफ स्टेम और रूट के एपाइसिस को ग्रो कराते हैं। मतलब एपिकल रूट मेरिस्टेम और एपिकल सूट मेरिस्टेम वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये लंबाई में भी बढ़ाते हैं और जड़ की लंबाई भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्शन होता है, बेसिकली इनका जो प्रोडक्शन होगा वो टिप पे होगा, या तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम के टिप पे होगा या सूट एपाइकल मेरिस्टेम के टिप पे होगा। अब वहाँ पे जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस होकर दूसरे रीजन में माइग्रेट करता है जहाँ इनको काम करना होता है, ठीक। अब अगर केमिकली बात करें, अगर देखो नेचुरल कौन कौन से हैं, नेचुरल अगर की बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल तुम्हारे कौन है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की बात करें या सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें तो सिंथेटिक ऑक्सीजन में भी तुम्हें दो नाम याद रखना है, पहला नैफ्थलीन एसिटिक एसिड और दूसरा 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक। ये दोनों होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इन सबों का हम लोग काफ़ी यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। जैसे 2,4-D की बात करें तो ये यूज होता है एज अ ग्रासेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 2,4-D का यूज करते हैं, ठीक है। कैसी ग्रासेस, डाइकाट ग्रासेस, मोनोकाट प्लांट पे इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। अच्छा, ऑक्सीजन करता क्या है, तो ऑक्सीजन ध्यान दो, अगर स्टेम को कट करने के बाद तुम ऑक्सीजन में डालोगे तो रूटिंग कराएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट प्रोपगेशन। तो प्लांट प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे ये गुलाब का पौधा है तो हम करते क्या, गुलाब की टहनी काट लेते हैं और गुलाब की टहनी को दूसरे ज़मीन में क्या करते हैं, मतलब हम लोग दबा देते हैं, इसको खाद मिट्टी देते हैं, फिर ये गुलाब का पौधा जो ग्रो करता है, फिर इसमें फ्लावर आते हैं, दूसरे प्लांट लगते हैं। इस तरह का जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है उसको प्लांट प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट प्रोपगेशन होता है इसके लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। करते क्या है, जैसे स्टेम को कट किया तो हम इसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन में डुबा देंगे। अब जब ऑक्सीजन में स्टेम को थोड़े दिन डुबा के रखेंगे तो इसमें रूटिंग हो जाएगी, रूट ग्रो कर जाएगी, तो आसानी से हम लोग मतलब जल्दी से प्लांट ग्रो कर जाएगा, फेलियर के चांसेस कम होंगे प्लांट प्रोपगेशन के। अच्छा, ऑक्सीजन फ्लावरिंग किस में प्रमोट करता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पाइनएप्पल। केवल पाइनएप्पल ही याद करना है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या कराते हैं, इसके अलावा ये देखो
फ्रूट और लीफ के ड्राई को अर्ली स्टेज में रोकता है, लेकिन अगर वही मेच्योर लीफ एंड फ्रूट है, ओल्ड स्टेज है, तो उसमें एब्सिशन कराता है। एब्सिशन का मतलब ये प्लांट होता है, प्लांट की लीफ मान लो बुड्ढी हो गई है, तो ये प्लांट की लीफ क्या होगी, टूट के नीचे गिर जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिशन। तो मेच्योर पार्ट का जो पार्ट खराब हो गया है बॉडी में, उसका एब्सिशन कराएगा, लेकिन जो फ्रूट और लीफ है उसको जल्दी से गिरने से रोकेगा। अब इनमें जो सबसे मेजर इम्पैक्ट जो इसमें आता है, दैट इज़ द एपाइकल डोमिनेंस, दैट इज द एपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सिन शो करता है एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो एपाइकल बड है, मतलब रूट मेरिस्टेम हो या शूट मेरिस्टेम हो, इनके ग्रोथ को बढ़ा देता है, एपाइकल मेरिस्टेम को बढ़ाएगा। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल बड जैसे ऑक्सिलरी बड हुई, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ये ऊपर वाली जो ये रूट शूट एपाइकल है, ये तेज़ी से ऊपर ग्रोथ करेगा, और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अब जब इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो पौधा लंबाई में ज़्यादा बढ़ेगा। एपाइकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि लंबाई में ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि इस एपाइकल डोमिनेंस से तुम्हें छुट्टी मिल जाए, तो एक ऑप्शन ये है कि इस टिप को ही उड़ा दो, क्योंकि टिप पे ही तो ऑक्सीजन बन रहा था, टिप ही उड़ा दो। तो अगर तुम शूट के टिप को उड़ा दोगे, शूट के टिप को उड़ाने को हम लोग बोलते हैं डीकैपिटेशन। शूट के टिप को उड़ाने को क्या बोलते हैं, दैट इज द डीकैपिटेशन। तो अगर डीकैपिटेशन कर रहे हो, शूट के टिप को उड़ा दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ जो होगी लेटरल बड की वो अच्छी हो जाएगी, लेटरल बड की ग्रोथ को अच्छी हो जाएगी। और इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है टी प्लांटलेट में। इस डीकैपिटेशन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टी प्लांटलेट्स में। इसके अलावा हेज मेकिंग में, हेज मेकिंग में। अब जैसे टी प्लांटेशन क्या है कि टी में हमें किस क्या लेते हैं, टी में हमें तो लीफ ही चाहिए ना, क्योंकि लीफ से ही तो टी प्रोड्यूस होता है। अब केवल पौधा की लंबाई बढ़ गई, लीफ साइड में लीफ बढ़ी नहीं, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए जब ऊपर से उड़ा दोगे तो यह साइड में लीफ अच्छे अच्छे ग्रो कर जाएंगी, तो जब साइड में लीफ ग्रो कर जाएंगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हेज मेकिंग मतलब देखो, खूबसूरती के लिए लोग गाँव में, मतलब गाँव में क्या शहरों में भी हेज मेकिंग करते हैं। हेज मेकिंग का मतलब झाड़ियाँ जो होती हैं उसको देखते हुए उसके सिरे को ऊपर से काटते रहते हैं ताकि अच्छा हो जाए, अच्छा दिखे, सुंदर के लिए। ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, और इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है दैट इज टोमेटो में। टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है, ठीक। और इसके अलावा एक ऑक्सिन है 2,4-D, सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये क्या करता है, डाइकाट वीड्स को किल करता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज अ हर्बिसाइड, एज अ सॉरी हर्बिसाइड बोल दिया, हाँ हर्बिसाइड ही बोलोगे, हर्बिसाइड यानी घास, ग्रासेस को मारता है, ठीक है। अच्छा, इसलिए क्या यूज, इसका यूज किस लिए करेंगे, वीट फ्री लान बनाने के लिए गार्डनर के अलावा। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक। चलो यहाँ तक तो हो गया, कोई नहीं, अगर किसी को कुछ भी डाउट है बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, दूसरा हार्मोन है दैट इज द जिब्रेलिन, दैट इज द जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन के पास भी पार्थेनोकार्पी की ये क्या है, जिब्रेलिन क्या है, दैट इज द प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। अभी तक अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड की खोज हो चुकी है, और उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे पहले को जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, ऐसे ही नाम देते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी जिब्रेलिक एसिड 3 की। जिब्रेलिक एसिड 3 की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, और इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। और जिब्रेलिक एसिड है, नाम से ही पता चल रहा है ये एसिटिक नेचर का होता है, ये एसिटिक नेचर का होता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखो ये एक्चुअली में अगर बात करें तो ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ एक्सिस को, ठीक। जिससे क्या होगा कि जो अगर तुम इसको अंगूर के पौधे पे डाल दो तो अंगूर की जो स्टॉक है वो लंबी हो जाएगी, तो उस पर क्या होगा, गुच्छा बड़ा लगेगा, ज़्यादा अंगूर का प्रोडक्शन होगा, है ना। लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करेंगे, इससे क्या होगा, ग्रेप्स स्टॉक की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो एप्पल है, एप्पल को इलोंगेट करेगा एंड इम्प्रूव इट्स शेप, ठीक है। तो एप्पल को इलांगेट करेगा, इसकी शेप को इम्प्रूव करेगा, सेनेसेंस को डिले करेगा। ग्रोथ प्रोमोटिंग जितना होता है सबके सब सेनेसेंस को डिले करते हैं, है ना। तो अब अगर सेनेसेंस को डिले कर देगा तो फ्रूट क्या होगा, ट्री पे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, तो हम ज़्यादा मार्केट में इसको बेच पाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें ध्यान रखो, माल्टिंग एंड वीवरिंग। माल्टिंग एंड वीवरिंग एसिड की जो स्पीडिंग है उसको बढ़ा देता है, मतलब जिब्रेलिक एसिड से माल्टिंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगी और ब्रीविंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि माल्टिंग प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस करते हैं और ब्रीवरिंग इंडस्ट्री में ब्रीवरिंग प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक।
अच्छा, इसके अलावा जिब्रेलिन करता क्या है, तो जिब्रेलिन जो तुम्हारा शुगर केन है, शुगर केन है उसकी जो लेंथ होती है उसको बढ़ाता है, शुगर केन की लेंथ को बढ़ाता है। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा चीनी का, 20 टन पर एकड़ तक बढ़ सकता है। ओके, तो और क्या कर सकता है, अगर जिब्रेलिक एसिड को अगर यूज कर रहे हो मेच्योरिटी पीरियड में, तो सीड प्रोडक्शन को अर्ली कर सकता है प्लांट में, तो प्लांट से सीड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनोड का एलोंगेशन कराएगा फ्लावरिंग से पहले। अब इंटरनोड का एलोंगेशन से क्या फ़ायदा होगा कि जो तुम्हारे रोजेटी हैबिट्स के प्लांट हैं, रोजेटी हैबिट्स के प्लांट है, जैसे बीट हुआ, कैबेज हुआ, और इनमें इनमें क्या हो जाएगा कि इनमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब जैसे रोजेटी हैबिट समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास एक पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के पास रोजेटी हैबिट होती है। तो इसमें देखो, ये मान लो नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, लेट सपोज 6 नोड वाला ये है, 6 नोड वाला है, और एक क्या हो गया, एक पे हमने जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, तो ये इंटर नोड जो है, ये पार्ट इंटर नोड है, ये इलोंगेट हो गया, 4 5 6। तो अभी क्या हुआ, इससे एक पत्ता निकलेगा, फिर इससे एक पत्ता निकलेगा, फिर इससे एक पत्ता निकलेगा, फिर इससे एक पत्ता निकलेगा, तो ऐसे क्या होगा, ये पत्ता गोभी बनेगी। तो पत्ता गोभी की साइज़ देखो इतनी बड़ी हुई। लेकिन इस केस में जब इलोंगेशन कराएगा तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा। तो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो फ्रूट है ना, जो फ्रूट है, रोजेटी प्लांट्स के फ्रूट है, उनके फ्रूट के साइज़ को बढ़ा देगा, फ्रूट के साइज को ये इंक्रीज कर देता है बाय इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द साइटोकाइनिन, इट्स आल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर। ये भी क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, इसका मेन रोल रहता है साइटोकाइनेसिस में, यानी सेल डिवीजन कराता है, ये सेल डिवीजन कराता है। केमिकली अगर बात करें तो ये एक काइनेटीन है जो कि एडेनिन या प्यूरिन होता है। तो तुमसे पूछ सकता है कौन सा हार्मोन प्यूरिन का डेरिवेटिव है, आंसर होना चाहिए साइटोकाइनिन। ठीक है, इसको निकाला कहाँ से गया था, ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म डीएनए से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो बहुत लोग पढ़ते हैं पीजीआर, लेकिन ये सब चीज़ें स्किप करते चलते हैं, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो नहीं आया आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नीट का जो रवैया वो हो चुका है ना, वो पूरा पूरा एनसीईआरटी पूछ रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए से इसकी खोज हुई है। ठीक, अगर काइनेटिन की बात करें तो नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है ना। तो प्लांट में क्या मिलता है, तो प्लांट में काइनेटिन जैसा सब्सटेंस मिलता है, बट एक्चुअल में साइटोकाइनिन नहीं मिलता। ठीक, तो इसके चक्कर में जब खोज की गई थी तो उसमें आइसोलेशन किया गया था जियाटिन का फ्रॉम कॉर्न कर्नल या कोकोनट मिल्क से, कॉर्न या कोकोनट मिल्क से जियाटिन की खोज की गई थी, जियाटिन को आइसोलेट किया गया था, जियाटिन को आइसोलेट किया गया था। ठीक, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell division promoting activity had been identified। नेचुरल साइटोकाइनिन्स की अगर बात करें, नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें तो वो उस रीजन में सिंथेसाइज होता है जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जो साइटोकाइनिन बनता है वो रूट एपाइकल पे बनता है और डेवलपिंग शूट बंड पे बनता है। इसके अलावा यंग फ्रूट्स पे ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो मेन रोल होता है, ये क्या कराता है, न्यू लीव्स का प्रोडक्शन कराता है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्शन कराता है, लेटरल शूट का ग्रोथ कराता है, और सबसे खास बात जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना, एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। खास बात, आक्जिन एपाइकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। ठीक, ये क्या करता है, न्यूट्रस का मोबिलाइजेशन करता है, जिससे लीफ का सेनेसेंस डिले होता है। अब इस चीज़ को समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट है, प्लांट में ये लीफ क्या है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और ये लीफ क्या है, न्यू लीफ है। तो अब जब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद अगर मान लो इस प्लांट को न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई, प्लांट को क्या हो गई, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई। तो न्यूट्रिएंट की जब प्लांट को डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो ये जो न्यू वाली जो लीफ है, इसको भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और ओल्ड वाले को भी नहीं मिलेगा। तो अब नहीं मिलेगा तो न्यू वाली भी डैमेज हो जाएगी, ओल्ड वाली भी डैमेज हो जाएगी। तो ओल्ड वाली डैमेज भी चलो ठीक है, उसको तो डैमेज होना था, बट न्यू वाली लीव्स भी अगर डैमेज होंगे तो प्लांट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और उसका सेनेसेंस फेज जल्दी आ जाएगा। तो करता क्या है साइटोकाइनिन, इस ओल्ड के पास जो न्यूट्रिएंट होता है
ओल्ड वाला जो है, इस ओल्ड वाले के पास जो न्यूट्रिएंट होता है, इस ओल्ड वाले के पास का न्यूट्रिएंट क्या करता है, इस नए वाले के पास माइग्रेट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो ये क्या करेगा, ओल्ड वाले के यहाँ से उस न्यूट्रिएंट को नए वाले को दे देता है। इससे क्या होगा कि जो नई लीव्स है उनका सेनेसेंस डिले होगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, नई लीफ अच्छे से ग्रो कर पाएगी। साइटोकाइनिन का फंक्शन हो गया। एथाइलिन की बात करें तो एथाइलिन कहीं कहीं ग्रोथ प्रोमोटर है और कहीं कहीं ग्रोथ इनहिबिटर है। प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, बट मेजर की बात करें तो दैट इज द इनहिबिटरी एक्शन। ठीक है, दैट इज द इनहिबिटरी एक्शन। तो एथाइलिन जो होता है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये लार्ज अमाउंट में उन टिश्यू में सिंथेसाइज होगा, ध्यान देना, जो या तो पक रहे होंगे, पकते हुए फल में होगा, या फिर जो सेनेसेंस की तरफ होंगे, क्योंकि इसको सेनेसेंस कराना होता है। ठीक, एथिलीन के इन्फ्लुएंस में और क्या देखने को मिलेगा, हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करा सकता है, एपाइकल हुक का फॉर्मेशन करता है डाइकाट सीडलिंग में। ओके, ये देखो एथाइलिन सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सिशन कराता है प्लांट के आर्गन का, यानी प्लांट की लिप को गिरा देता है, बुढ़ा करा देता है। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ इनहिबिटरी एक्शंस है, इसको ध्यान रखो। हाईली इफेक्टिव जो इसका होता है दैट इज द फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने वाला हार्मोन अगर कोई पूछे तो आंसर होगा एथाइलिन। अब ये फ्रूट को कैसे पकाता है, तो ये फ्रूट की जो रेस्पिरेशन रेट होती है, फ्रूट की जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसी को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, जिससे फ्रूट जल्दी पक जाता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो तुमसे पूछे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक का फिलामिना का मतलब क्या है, तो उसको बताना कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाएगा, जिससे फल क्या करेगा, फल जल्दी से पक जाएगा, फल की राइपनिंग जल्दी से हो जाएगी। और कौन सा हार्मोन बेसिकली इन्वॉल्व होता है, दैट इज द एथाइलिन, दैट इज द एथाइलिन। अच्छा, इसके अलावा और एथाइलिन के बारे में क्या ध्यान रखना है, एथाइलिन सीड और बड की डार्मेंसी को ब्रेक करता है, और ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। देख रहे हो, इधर इनहिबिटरी एक्टिविटी, यहाँ पे ग्रोथ, ये प्रमोटिंग एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक, इसके अलावा देखो जर्मिनेशन करा रहा है पीनट सीड में, है ना, स्प्राउटिंग करा रहा है पोटैटो ट्यूमर का। ठीक, इसके अलावा इंटरनोड का एलोंगेशन कराता है डीप वाटर राइस प्लांट में। ठीक, और सबसे खास बात क्या है कि ये लीफ और अपर पार्ट ऑफ सूट को वाटर से एबव रखता है, जिससे वो चीज़ें सड़ती नहीं, जैसे वो प्लांट पानी के भीतर पूर्ण तरह से डूब के सड़ता नहीं है। ठीक, रूट का ग्रोथ कराएगा, रूट हेयर का फॉर्मेशन कराएगा। तो इस तरह देख रहे हो प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करेगा। पाइन एप्पल में फ्रूट फ्लावरिंग को बढ़ा रहा है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से दो हार्मोन है, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग के लिए कौन से दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो तुमको यहाँ मिल गया दैट इज द एथाइलिन, और पीछे एक मिला था दैट इज द ऑक्सिन। तो तुमसे एक इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर नहीं पूछा कोई बात नहीं, यहाँ पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सिन प्लस एथाइलिन दोनों हार्मोन इन्वॉल्व है ना, इसलिए ये आ सकता है, आई गेस किया जा सकता है। ठीक, फ्लावरिंग कराएगा मैंगो में। ओके, और ये देखो ज़्यादा वाइडली यूज पीसीआर एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी यूज करते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एथिलीन की अगर बात करें तो वो होता है इथेफॉन। इथेफॉन इज द सोर्स ऑफ एथिलीन। इथेफॉन एक्चुअल में होता क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन होता है, जब प्लांट पे डाल दोगे तो प्लांट क्या करेगा, इस एक्वस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट के भीतर ट्रांसपोर्ट करेगा, और जब प्लांट के भीतर ये एक्वस सोल्यूशन चला जाएगा दैट मीन इथेफॉन चला जाएगा, तो ये इथेफॉन धीरे धीरे एथाइलिन रिलीज करता रहता है। अब इथेफॉन की अगर बात करें तो ये फ्रूट राइपनिंग कराता है टोमेटो एंड एप्पल में, टोमेटो एंड एप्पल में। ठीक, इसके अलावा देखो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कुकुम्बर में, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना, कॉटन हुआ, चेरी हुआ, वॉलनट हुआ, इसमें एब्सिशन को एक्सेलरेट करता है। क्लियर, तो थाइलिन के बारे में इतनी बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द एब्सिसिक एसिड। अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें तो पहले ही हमने इसको देखा था कि जब इसकी डिस्कवरी की गई थी तो इसका जो मेन रोल था दैट इज द एब्सिशन एंड डार्मेंसी। इसका जो मेन रोल है वो एब्सिशन एंड डार्मेंसी। तो ये जो होता है ना एब्सिसिक एसिड, ये चलता है जस्ट अपोजिट टू जिब्रेलिक एसिड, अपोजिट टू जिब्रेलिक एसिड, अपोजिट टू जिब्रेलिक एसिड। कैसे अपोजिट है बताएंगे। ठीक है, इट आल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जनरली अगर बात करें तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये बात हमने पीछे देखा है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, जबकि जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है।
सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एक सेकेंड, ठीक। तो अगर जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, जबकि ABS सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ये उसका उल्टा चलता है, ठीक। ये और क्या करा रहा है, देखो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्लोजर बनाएगा तो टॉलरेंस प्लांट का अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और जब ट्रांसपीरेशन होगा तो प्लांट को पानी की ज़रूरत महसूस होगी, तो स्ट्रेस में प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उससे यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस हार्मोन का नाम देते हैं, ठीक है, ठीक। सीड के डॉर्मेंसी में इसका बहुत मेजर रोल है, मैचुरेशन में भी रोल है, ठीक है। सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डॉर्मेंसी, तीनों में ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। अगर डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, जिससे क्या हो जाएगा कि सीड लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है, ठीक। तो ABA हेल्प करता है सीड को विथ स्टैंड करने के लिए डिहाइसेंस एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, उस सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखने की जिम्मेदारी जिब्रेलिक एसिड की एब्सिसिक एसिड की होती है। इसीलिए इसको हम लोग एब्सिसिक एसिड को जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि प्लांट में जो जितने भी स्टेजेज हैं डिफ्रेंशिएशन की या डेवलपमेंट्स की, तो कोई ना कोई PGR जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो डॉर्मेंसी हो चाहे कुछ भी हो, है ना। और वो जो रोल है वो कम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, ठीक। एंटागोनिस्ट भी हो सकता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो, एंटागोनिस्ट का मतलब एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो, एक इनहिबिटर हो, ठीक है। ये इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, सॉरी, देखो कम्प्लीमेंट्री या एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट एक्शन देंगे, ठीक। और इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि दोनों का इफेक्ट सेम होगा। जैसे ऑक्सिन क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ करा रहा है, साइटोकाइनिन भी क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ करा रहा है। ये सिनर्जिड एक्शन है। एंटागोनिस्ट एक्शन या कम्प्लीमेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें। जैसे जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सीड को डॉर्मेंसी में ले जाएगा, जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी से ब्रेक करेगा, जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। या फिर एंटागोनिस्ट का और भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो होता है हमारा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को घटाता है, और ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट या कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट आर अफेक्ट देन वन अदर, ठीक है। एक से ज़्यादा PGR रोल प्ले करेंगे। जैसे डॉर्मेंसी की बात कर लो, एब्सिशन की बात कर लो, सेनेसेंस की बात कर लो, चाहे एपिकल डोमिनेंस की बात कर लो, ठीक। तो जो PGR होते हैं, PGR का जो कंट्रोल होता है ये इंट्रिंसिक कंट्रोल है, ये अंदर से कंट्रोल करते हैं, ये बाहर से कंट्रोल नहीं करते हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे एक्सटेंसिक फैक्टर्स भी होते हैं जो, और जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और देखो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या ध्यान रखोगे, दो को नाम तो हमेशा ध्यान रखना, एक का नाम टेम्परेचर, दूसरा तुम्हारा लाइट। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और इसमें तुम्हारा जो इफ़ेक्ट आता है टेम्परेचर की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द वर्नलाइजेशन, और लाइट की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। आओ बताते हैं। वर्नलाइजेशन का मतलब, अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग, देखो ना बहुत सारे प्लांट्स में लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, और यही इफेक्ट कहलाता है वर्नलाइजेशन। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, वर्नलाइजेशन। एक होता है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या है कि मिनिमम एक्सपोजर ऑफ लाइट, minimum exposure of light required for flowering। तो फ्लावरिंग के लिए जो मिनिमम लाइट ऑफ एक्सपोजर होता है, दैट इज द फोटो पीरियडिज्म। तो ये जो फोटो पीरियडिज्म होता है, इससे कम, मतलब उसमें फिक्स होता है कि इससे अगर कम पे हो सकता है कि फ्लावरिंग इंड्यूस हो, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा पे। एक देखो हर एक का ना अपना एक फ़ोटो पीरियड होता है, सनलाइट का पीरियड होता है। अगर उस पीरियड से अगर ज़्यादा लाइट
ज़्यादा, अगर उस पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए, मोर लाइट चाहिए, पीरियड से ज़्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए, तो हम उस प्लांट को बोलते हैं दैट इज़ द डे लॉन्ग प्लांट। यानी इनको दिन का, यानी सनलाइट इनको ज़्यादा चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। अगर उनका जो फोटो पीरियड है अगर उससे कम लाइट पे, लेस लाइट पे क्या कर रहे हैं, ये फ्लावरिंग शो कर रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और यानी इनको कम लाइट मिलेगी इनके पीरियड से, फोटो पीरियड से, तो भी इनमें फ्लावरिंग होगी। और एक जो होते हैं जिनका लाइट से लेना देना ही नहीं है, लाइट का फ्लावरिंग से जिन प्लांट्स में लेना देना नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। तो इस तरह हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को नई एनसीईआरटी के हिसाब से ख़त्म कर लिया। आपने अभी तक पेशेंस से देखा तो थैंक यू सो मच।